हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटाकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने शॉर्ट हाइड्रोलिसिस अच्छे से देख ली थी, क्वेश्चंस भी कर लिए थे होमवर्क के लिए। शॉर्ट हाइड्रोलिसिस की क्लास में लास्ट क्वेश्चन बचा था, वहाँ से शुरू करेंगे और आज बात करनी है बफर सोल्यूशंस की। तो आज की क्लास पूरी की पूरी डेडिकेटेड होगी बफर सोल्यूशन पे। बफर सोल्यूशन देखेंगे कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, बफर कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होती है, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो अगली क्लास आने वाली है उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और टाइट्रेशंस करके इसे हम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। उधर एल्डिहाइड कीटोन भी चल ही रहा है लगातार, एल्डिहाइड कीटोन भी खत्म होने वाला है। तो इस हफ्ते के एंड तक आपके आयनिक इक्विलिब्रियम और एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन तो थोड़ा सा हो सकता है एक आध क्लास बचे भी, लेकिन ये तो पूरा ही खत्म हो जाना है। क्या आयनिक इक्विलिब्रियम ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 11 तो पूरी ही हो जाएगी। रेडॉक्स बचेगा, रेडॉक्स भी करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बात को। हमें नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? नोट्स हमें अपनी वेबसाइट पे मिल रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट भी अपलोड कर दी है, तो वहाँ से देख लेना, तो मैं डाउनलोड कर पाओगे वहाँ पे। ठीक। चलो भाई, तो क्वेश्चन हम लोगों ने जो छोड़ा था, पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ ए मोनोबेसिक वीक एसिड इन एक्वा सोल्यूशन एट एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन इज नॉट करेक्ट पूछा था। तो इसका आंसर तो सी आएगा। कितने लोगों ने निकाल पाया ये बताना जरा कमेंट करके फटाफट कि कितने लोगों ने इसका आंसर सी निकाल पाया। अब चलो मैं इसे प्रूव कर देता हूँ कि सी ही आएगा। कैसे करेंगे? तो हमने मान लिया कि मोनोबेसिक वीक एसिड एच है, ये ब्रेक होके H प्लस और A माइनस बना। टी इक्वल टू 0 पे ये सी था, ये 0 0 था। टी इक्वल टू टी पे ये सी माइनस सी अल्फा हो गया, तो ये सी अल्फा हो गया, और ये भी क्या हो गया? सी अल्फा हो गया। अब के की वैल्यू हो गई सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ के बाई सी, और परसेंटेज में निकालना था तो 100 आ गया। तो आंसर इसका पहला वाला तो ये सही है, ये मैच हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमने के को जब ये लिखा था तो हम इसे लिख सकते हैं कि अब हमें किसके फॉर्म में लिखना है? के और एच प्लस के फॉर्म में लिखना है। तो के को लिख लेते हैं सी अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू सी। ठीक। तो एच प्लस लिख दिया, सी अल्फा की वैल्यू क्या डाल दी? एच प्लस डाल दिया। अब देखो स्मार्टली खेलना है, तो एच को सी से सी कैंसिल हो गया, तो के इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू एच प्लस आ गया। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया? के इज इक्वल टू आ गया, अल्फा कॉमन ले लें, एच प्लस प्लस के। ठीक। तो अल्फा की वैल्यू आ गई के अपॉन एच प्लस प्लस के इंटू 100। तो ये भी निकल आया अल्फा का फाइनल वैल्यू, तो बी भी आ गया। देखो सही है। ठीक। अब अगर एच प्लस तो ऊपर आ ही नहीं सकता इस एक्सप्रेशन से, अब हमें क्या निकालना होगा? अब हमें डी ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, डी ऑप्शन को चेक करने के लिए क्या करें? जो ये अल्फा लिखा था हम लोगों ने, अल्फा इक्वल्स टू के इंटू 100 डिवाइडेड बाई एच प्लस इंटू के, ये एच प्लस प्लस के, तो इसे के से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 100 अपॉन एच प्लस अपॉन के प्लस 1। यहाँ तक आ गया। अब देखना जरा कि इसे हम क्या लिखें? 100 अपॉन एच प्लस को लिख दें क्या? हमें पता है कि क्या हमें ये पता है कि माइनस ऑफ लॉग एच प्लस इस पी एच। तो एच प्लस की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू द पावर माइनस पी एच। तो इसे लिख दे 10 रेज टू द पावर माइनस पी एच अपॉन ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस पी के। ठीक, बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 1 प्लस 10 रेज टू द पावर माइनस पी एच माइनस पी के। तो ये भी अल्फा आ गया। कितने लोगों का सही आंसर आ पाया था, ये वाला ऑप्शन मिला पाए थे, वो कमेंट करके बताना। तो ये ऑप्शन भी मिल गया। अब हमें प्लस में लिखना है, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। तो प्लस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर माइनस हमें लिखना था, अपॉन में था ये, तो अपॉन में ऊपर गया तो ये प्लस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, और हमने इसे माइनस में लिख दिया। तो ये कितना आ गया? पी के माइनस पी एच आ जाएगा। अच्छा, यही लिखा है क्या? पी के माइनस पी एच? हाँ, वो सेम ही बात लिखी है। सही है। तो अल्फा इक्वल हो गया 100 अपॉन 1 प्लस 10 रेज टू द पावर पी के माइनस पी एच।
तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आसान बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल लगाना आना चाहिए। ठीक है ना भाई, हम लोग मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो फिर रिजल्ट भी आना ही चाहिए, है ना। कोई दिक्कत की बात इसमें होनी नहीं चाहिए। तुम लोग लगातार सब्सक्राइब कर रहे हो, 5 शहर हम लोग पूरे होने वाले, तो होपफुली जब तक ये वीडियो आएगा 5 शहर हम लोग पूरी कर लेंगे, तो फिर और आगे बढ़ेंगे हम लोग तेज़ी से। टारगेट बड़ा है अपना, ज़्यादा लोगों को पढ़ाने का, है ना। ठीक, चलो अब बात करते हैं बफर सोल्यूशंस की। हेडिंग डाल लेते हैं बफर सोल्यूशंस। बफर सोल्यूशंस क्या होता है? बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो क्या करेंगे, जो सोल्यूशन की पीएच को चेंज होने को रेजिस्ट करेंगे। बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेंगे। देखो बफर क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड भी क्या है, बफर है। बचपन में हमने 10th में पढ़ा था कि हमारा ब्लड क्या है, बफर है। तो हम थोड़ा सा विनेगर खा लेते हैं या थोड़ी सी बेसिक चीज़ खा लेते हैं, इनो पी लिया, तो हमारे ब्लड क्या करता है, उसे बफर की तरह उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालने पे पीएच को ऑल्टर को रोकता है। इसका मतलब ये नहीं कहता कि पीएच चेंज नहीं होगी, पीएच चेंज होगी लेकिन बहुत कम होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट सोल्यूशन इन विच द बफर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो बफर सोल्यूशन क्या है, विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करते, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि पीएच चेंज नहीं होगी, ये मतलब है कि पीएच चेंज होगी लेकिन उससे कम होगी जिसमें बफर सोल्यूशन नहीं था। ठीक, तो बफर सोल्यूशन, अब जैसे तुम बफर को तुमने एग्जांपल सुना होगा, जैसे यूट्यूब पे तुम पढ़ रहे हो, अगर इंटरनेट ना आए तो क्या होगा, यूट्यूब बफर होता रहेगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहता, हम कहते हैं ना बफरिंग हो रही है। जब बफरिंग हो रही है तो उस टाइम पे डेटा लॉस नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन डेटा लॉस हो रहा है, लेकिन हमारा जो वीडियो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। वो तभी आगे बढ़ेगा जब उसे प्रॉपर एमबीज का डेटा मिल जाएगा, जिससे कि वो फ्रेम्स को आगे ले जा सके। तो डेटा लॉस तो होता रहता है लेकिन बहुत स्लो होता है, इसलिए वो क्या करता है, गोल गोल घूमता रहता, बफर करता रहता। तुम लोग ये बात समझते हो, इंटरनेट वाले लोग हो तुम लोग। तो इसके लिए लिख देते हैं बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं। देखो बफर सोल्यूशंस आर दोज सोल्यूशंस, buffer solutions are those solutions which do not allow to change the pH upon addition of a small amount of एसिड और बेस। ठीक, जो चेंज को रेजिस्ट कर रही, अलाउ नहीं कर रही। दिस डज नॉट मीन, पूरा लिख देता हूं, दिस डज नॉट मीन एट ऑल दैट द pH won't change। ठीक, and all it means is that the change in pH will be smaller as compared to a non-buffer solution। ये बात ध्यान रखने की है, बहुत ज़रूरी बात है। तो कोई पूछे कि पीएच चेंज होती है बफर सोल्यूशन की, बिल्कुल होती है, लेकिन बहुत कम होती है, तो हम उसे मान लेते हैं कि ना के बराबर ही चेंज हुई। ठीक, अब बफर सोल्यूशन बनाए कैसे जाते हैं, तो लिख लेते हैं बफर सोल्यूशंस आर फॉर्म्ड, बफर सोल्यूशंस are formed by weak acid or base and their conjugate salts का मतलब, conjugate salts का मतलब वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होगा और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग
कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक, तो अब जैसे अगर हम कहें कि सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड मिलके बफर बनाएंगे तो बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इनमें एक H+ का डिफरेंस है, तो ये क्या है, एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि बफर सोल्यूशन बनेगा। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे तो हम ये कहेंगे कि बफर सोल्यूशन बनेगा। बात समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से तो हम ये लिख सकते हैं, क्या एक यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ लिख देते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर्म्स बफर when conjugate acid base pairs are present in the solution simultaneously, then buffer solutions are formed. Then buffer solutions are formed। ठीक, तभी क्या होगा, बफर सोल्यूशन बनेंगे। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब क्या है कि अगर हम, और वो कॉन्जुगेट होने किसके चाहिए, व्हेन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स किसके होने चाहिए, वीक एसिड के होने चाहिए, वीक एसिड और बेस के होने चाहिए। तो अगर कोई पूछ ले कि NaOH और NaCl मिलके बफर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कोई पूछ ले कि HCl और NaCl मिलके बफर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक, कोई ये पूछे कि NH4OH और NH4Cl मिलके बफर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ये कैसा है, वीक है। ठीक, कोई ये पूछे कि H3PO4 और NaH2PO4 मिलके बफर बनाएंगे। NaH2PO4 और Na2HPO4 मिलके बफर बनाएंगे। ठीक, Na2HPO4 और Na3PO4 मिलके बफर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भाई। लेकिन अगर कोई पूछे कि Na3PO4 और H3PO4 मिलके बफर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक एसिड बेस, मतलब कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक H+ का डिफरेंस। तो अगर एक H+ का डिफरेंस नहीं है तो वो बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर हम H3BO3 के लिए लिखें तो क्या लिखोगे, बताओ भाई, देखे कितने लोगों को मेरी बात याद है। H3BO3 का कॉन्जुगेट सॉल्ट क्या होगा, कॉन्जुगेट सॉल्ट बताना है H3BO4 का, कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ, मैं रुका हूँ 1 सेकंड के लिए, जल्दी बताओ। इसका जो कॉन्जुगेट सॉल्ट होता है वो BOH4 माइनस होता है। ठीक है, BOH4 माइनस होता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस की कहानी हो गई। ठीक, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मिलके ही बफर बना पाएंगे और कोई बफर नहीं बना पाएंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ pH। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ बफर सोल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ बफर सोल्यूशंस। बफर सोल्यूशन की pH हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले देख लेते हैं pH ऑफ एसिडिक बफर, या पहले इसके बाद एक चीज और लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ बफर लिख लेते हैं। पहले इसे हटा देते हैं, चलो लिखा रहने, टाइप्स ऑफ बफर लिख लो पहले। pH निकालने से पहले क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ बफर लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बफर 3 तरह के हो सकते हैं। बफर 3 तरह के होते हैं, कैसे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और सॉल्ट बफर। बफर सोल्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं, एसिड बफर, बेसिक बफर और सॉल्ट बफर। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अब एसिडिक बफर क्या होते हैं, एसिडिक बफर का मतलब ये कतई नहीं होता कि pH उसकी 7 से कम होगी। ठीक यार, पता नहीं सीढ़ी कैसे जाग जाती बार बार।
ठीक है, उसे कुछ सुनाने का तरीका हो कमेंट करके बताना कि सर सीरियस हो जाती है। तो एसिडिक बफर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बफर कैसा होगा। एसिडिक होने का मतलब ये नहीं कि पीएच 7 से कम होगी। क्या मतलब है कि बफर सोल्यूशन फॉर्म बाय बफर सोल्यूशन फॉर्म बाय weak acid and its conjugate salt। ठीक, एसिडिक बफर का मतलब क्या है कि बफर सोल्यूशन किससे बना है, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट सॉल्ट से बना है। बेसिक बफर का मतलब क्या हो जाएगा इसी तरह से कि बफर सोल्यूशन फॉर्म बाय वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट। और सॉल्ट बफर का मतलब होता है कि वीक एसिड और वीक बेस दोनों से ही बना के मिलके बना दिया। जैसे सॉल्ट बफर मतलब कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस मिलके जो बफर बना रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, उससे सॉल्ट बनेगा वीक, और उससे जो बफर पीएच आएगी सोल्यूशन की उसे हम वीक सॉल्ट बफर कहेंगे। तो पीएच से कोई लेना देना नहीं है कि अगर वीक एसिड का है तो उसे एसिडिक बफर कहेंगे, वीक बेस का है तो उसे बेसिक बफर कहेंगे, और सॉल्ट से बना है तो उसे सॉल्ट बफर कहेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं पीएच की। तो लिख लेते हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर। पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैसे निकालेंगे, पीएच ऑफ एसिडिक बफर निकालने के लिए क्या करें, एसिटिक एसिड को ब्रेक करके लिखें। दोनों चीज़ें कौन सी जिंदा होनी चाहिए सोल्यूशन में, एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड। तो इसके लिए के क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं क्या, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन इनटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन। तो पीएच कितनी आ जाएगी, पीएच विल बी पी के प्लस लॉग ऑफ माइनस ऑफ पीएच दी होगी तो एसिटेट आयन ऊपर आ जाएगा और एसिटिक एसिड नीचे आ जाएगा। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा। ठीक, इसे कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। क्या कहलाती है, हेंडरसन हेसलबर्ग की इक्वेशन होती है, लेकिन स्पेलिंग हेसलबर्ग की काफ़ी कठिन है, तो हेंडरसन इक्वेशन लिख देते हैं, काम चल जाएगा तुम्हारा। अगर कोई पूछे कि हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है तो तुम्हें ये बतानी है। सिंपल बात है, आसानी से बात समझ में आ रही होगी, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक, अब बात आती है नंबर टू। नंबर टू इज पीएच ऑफ बेसिक बफर। बिल्कुल, हम पीएच कैसे निकालेंगे, बेसिक बफर की भी पीएच निकाल लेंगे। बेसिक बफर के लिए हम पीएच की जगह पीओएच कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, और फिर 14 में से माइनस कर देंगे, दैट विल बी गुड, है ना। तो क्या करें कि इसमें क्या लिख लें कि मान लिया कि जो बेसिक हमारा बेस है, जो वीक बेस है, वो क्या है हमारा NH4OH है। NH4 प्लस प्लस OH माइनस, T इक्वल टू 0 पे ये C हो गया। मतलब इसे क्या लिख लें, इसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा साइमल्टेनियसली, NH4 प्लस प्रेजेंट होगा और NH4OH प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए के भी किसके बराबर हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस इंटू डिवाइडेड बाय NH4OH हो गया। तो इससे OH माइनस आयन की वैल्यू निकाल लो। OH माइनस आयन किसके बराबर आ गया, OH माइनस आएगा के बी इंटू NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 प्लस, आ गया। ठीक,
तो POH किसके बराबर आ जाएगी? POH आ जाएगी PKB प्लस log ऑफ NH4 प्लस डिवाइडेड बाई NH4OH। बोलो भाई, इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी यार। मुँह नीचे करके लिखना पड़ेगा, आंखों में आंखें डाल के लिख थोड़ी सकता है यार कोई भी। पता नहीं लोग कैसे लिख लेते, मैं तो सामने देख के नहीं लिख पाता यार, मेरे को क्या ही करूँ, कमजोर हूँ थोड़ा। ठीक ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो एक इसे क्या लिख देंगे, POH को क्या लिख देंगे? इन जनरल अगर लिखे तो लिख देंगे लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो देखो कितनी सिमिलरिटी है हेंडरसन इक्वेशन में, एक में सॉल्ट अपॉन एसिड और एक में सॉल्ट अपॉन बेस है। ये भी हेंडरसन इक्वेशन है। एक में सॉल्ट अपॉन एसिड लिख दिया और एक में सॉल्ट अपॉन बेस लिख दिया। ठीक, और सॉल्ट बफर की पीएच हम निकालने के लिए तरीका क्या था? सॉल्ट बफर की पीएच निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्ट बफर के लिए हम जो पीएच निकालते हैं वो अपनी वैसे ही, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की थी वीक एसिड वीक बेस की, उसी से पीएच निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, इसे दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक ठीक है, तो बस तुम्हें वैल्यू पुट करते हैं ना और आंसर निकल आएगा। तो एक क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए करने के लिए, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। सवाल लिखो एक कि एसिटिक एसिड 50 ml है, 0.1 मोलर है। सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 मोलर NaOH। टाइट्रेशन का मतलब है ड्रॉप बाय ड्रॉप NH4OH सोल्यूशन डाल रहे हैं किसमें? एसिटिक एसिड में। कैलकुलेट द pH ऑफ द सोल्यूशन। छोटा सा सवाल है। एट डिफरेंट स्टेजेस। हमें K गिवन है एसिटिक एसिड का 2 × 10⁻⁻⁵। ठीक, और गिवन है log 2 की वैल्यू हमें दी है 0.3 और log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.47। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस कौन सी हैं? 0 ml ऑफ NaOH यूज्ड। दूसरा है 10 ml ऑफ NaOH यूज्ड। ठीक, फिर तीसरा है 20 ml ऑफ NaOH इज यूज्ड। चौथा है 25 ml ऑफ NaOH इज यूज्ड। पांचवा है 40 ml ऑफ NaOH इज यूज्ड। छठा है 50 ml ऑफ NaOH इज यूज्ड। और सातवां है 60 ml ऑफ NaOH इज यूज्ड। ठीक, तो ये हैं इनके लिए, सबके लिए तो पीएच निकालनी। तो एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन लिख दिए मैंने, इन 7 के आंसर निकाल के रखोगे, है ना? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसके। अब इसके बाद बात आती है बफर कैपेसिटी की। इस पेज को स्क्रॉल कर देते हैं और लिख देते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, पहले बफर कैपेसिटी से पहले देख लेते हैं बफर एक्शन देख लेते हैं। बफर एक्शन देखने के लिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि मान लो कि हमारे पास क्या था, एसिटिक एसिड था और ये CH3CO- और H+ बन गया। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा OH- डाला। थोड़ा सा OH- डाला तो OH- किससे रिएक्ट कर लेगा? H+ से, और रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करेगा, जिससे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये रिएक्शन को किधर ले जाएगा? बैकवर्ड ले जाएगा, और थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो OH- डालने के बाद ऐसा महसूस होगा कि OH- गायब हो गया। OH- डालने के बाद ऐसा महसूस होगा कि OH- क्या हो गया? गायब हो गया, बिल्कुल दिख नहीं रहा। ठीक,
ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये बफर एक्शन हो रहा है। थोड़ा सा H प्लस डाल दो, थोड़ा सा H प्लस डालोगे तो तुमने H प्लस डाला होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद ये फिर से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देगा। तो थोड़ा सा H प्लस डालने से भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, और थोड़ी देर में अपने आप को रीस्टेब्लिश कर लेगा। अब जब हम थोड़ा H प्लस या थोड़ा OH माइनस डाल रहे हैं तो कितना, हम थोड़ा थोड़ा करके कितना डाल सकते हैं, 1 बूंद, 2 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, 50 बूंद, 100 बूंद, कितना हम डाल सकते हैं, तो उसके हमें चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ती है बफर कैपेसिटी की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, बफर कैपेसिटी की। तो हेडिंग डाल लेते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी तो लिखते हैं it is defined as the amount of strong acid or base required to change the pH of the solution by 1 unit। ठीक, 1 यूनिट पीएच को चेंज करने के लिए कितने अमाउंट हमारा किसका लग गया, H प्लस या OH माइनस का लग गया, उसे हम क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PRESENT होती है ना, रिप्रेजेंट की स्पेलिंग क्या होती है, PRESENT, रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। तो बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस डिवाइडेड बाय, बेस यार साफ साफ लिख दें, बेस डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच। तो चेंज इन पीएच कितना हुआ और कितने मोल्स डालने पर उसे हम क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी कहते हैं। ठीक, अब बफर कैपेसिटी तो आ जाएगी, तो बफर कब तक बफर की तरह एक्ट कर पाएगा, इसके लिए बात करते हैं। लिख लेते हैं, अ सॉल्यूशन विल एक्ट as a buffer solution when till कब तक होगा, टिल जब पीएच जो होगी वो pKa ±1, मतलब तभी तक होगा जब सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो, 1/10 या 10/1 के प्रपोर्शन में हो। उससे ज़्यादा हो गया तो फिर ये बफर की तरह काम नहीं कर पाएगा। मान लो तुमने डाला, मान लो कि अगर कंसंट्रेशन सॉल्ट और इसका 1/10 से ज़्यादा हो गया, मान लो 1/100 कर दिया, तो वो सोल्यूशन बफर नहीं रहेगा। तो POH किसके बराबर हो जाएगी, PKB ±1 के बराबर। इसीलिए जितने भी तुमने इंडिकेटर देखे होंगे, क्योंकि इंडिकेटर सारे बफर सोल्यूशन होते हैं, इसीलिए इंडिकेटर की जो पीएच रेंज होती है वो 2 ही होती है। तुम ध्यान से सोचना अगर तसल्ली से बैठ के, तो तुम्हें पता लग जाएगा। यानी कि 10/1 सॉल्ट अपॉन एसिड से लेके 1/10 तक हो सकता है ये। ठीक, अब कोई बफर अपनी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब शो करेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, द बफर विल शो maximum buffer capacity when the concentration of acid or base and its conjugate salt is same। मतलब जब pH किसके बराबर हो जाए, pKa के बराबर हो जाए, तब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आएगी, या फिर POH जो है वो किसके बराबर आ जाए,
पी के बी के बराबर आ जाए, तब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आएगी। ठीक, इसीलिए इंडिकेटर्स की जो पीएच होती है वो क्या होती है, वो हमेशा 2 के रेंज में होती है। ठीक, अब इसके बाद एक छोटी सी बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक एसिड्स। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट वो होते हैं जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या है, विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स एज वेल एज एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। ठीक, तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं कि NaHCO3 है। NaHCO3 कैसा है, ये H प्लस से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा, और OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2CO3 बना देगा। ठीक, तो बेसिकली OH का मतलब है NaOH है, यहाँ पे NaOH लिख दो। तो ये सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, दिस सॉल्ट इज एम्फीप्रोटिक। ठीक, ये कैसा सॉल्ट है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है। तो इसकी जो पीएच आती है वो आ जाती है pKa1 प्लस pKa2/2, pKa1 प्लस pKa2/2, ये इसकी पीएच आ जाती है। ठीक, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे दूं करने के लिए, और एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूं और आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। और इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पे जंप कर जाएंगे। सॉल्वेटिव प्रोडक्ट के ही सवाल ज़्यादातर आ रहे हैं मेंस में, तो एक सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे घर के लिए, होमवर्क के लिए। देखो ज़्यादा टाइम लगा के यार कम करना हमें आता नहीं, तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, तो बिल्कुल कॉन्क्रीट बात समझो, जल्दी जल्दी लेक्चर देखो, फिर ख़त्म करो और सवाल लगाओ, है ना। फाइंड द पीएच, फाइंड द डेल्टा पीएच। डेल्टा पीएच मतलब इनिशियल पीएच माइनस फाइनल पीएच, क्योंकि अगर फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हो सकता है नेगेटिव भी आ रही हो, इसलिए क्वेश्चन में दिया हो क्या कि डेल्टा पीएच निकालो व्हेन 100 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl, 0.01 मोलर HCl is added to a solution containing 0.1 millimoles of NaHCO3 of negligible volume जो pK1 दिया हुआ है वो 10, वो दिया हुआ है 7, और pK2 की वैल्यू जो है वो 11 है। ये गिवन है तो तुम्हें पीएच निकालनी है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब करके रखेंगे और आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो आसानी से ये कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो फिर हम लोग, ये तो बात खत्म होगी। अब सॉल्वेबिलिटी बची है और टाइट्रेशन कर्व्स बचे हैं, वो मैं फटाफट करा दूंगा। सॉल्वेबिलिटी के बाद में टाइट्रेशन कर्व बताऊंगा, उसी में इंडिकेटर बता दूंगा, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहो, और छोटे लेक्चर होने का मतलब है कि फ़ायदा, कंटेंट कम नहीं है, फ़ायदा ज़्यादा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय।